हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का पार्ट नंबर 2। इसमें हम लेंगे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि आपके आगामी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो हमने रिवीजन चालू किया है उसमें ये दूसरा जो है वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, ऑगस्टस युग से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि ऑगस्टस युग का अर्थ 27 ईसा पूर्व यानी कि BCE से 14 ईस्वी यानी कि CE तक ऑगस्टस का शासनकाल। तो इसके शासनकाल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो ये ऑगस्टस जो हैं एक महान वहाँ के सम्राट हुए हैं। तो ऑगस्टस जो हैं उनका ये चित्र दिखाया गया है और इनके जो है कुछ जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इन चित्रों में दिखाई गई हैं। ऑगस्टस की जो समाधि है इसके साथ ही ये उसका महल, उस चित्र, उसके द्वारा चालू की गई करेंसी और ये वहाँ के व्यापार को दिखाते हैं। तो इनके टाइम में चहुओर जो है हर क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रगति हुई और इनका शासनकाल जो है इसीलिए शांति के लिए जाना जाता है क्योंकि उस समय में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ और प्रजा जो है वो काफ़ी खुश थी। कि व्हाट डू यू मीन विद ऑगस्टस इरा? तो इसका आंसर है द ऑगस्टस इरा मेंट ऑगस्टस रेजिन फ्रॉम 27 BCE to 14th CE. दिस रेजिन इज रिमेंबर्ड फॉर पीस। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमध्य सागर के किनारे पर बसे महान शहरी केंद्र कौन से थे? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि महान शहरी केंद्र जो भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित थे। तो ये जो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है और ये काली रेखाएं के अंदर का जो भाग है वो ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को छोड़ के ये बीच का भाग ये रोमन साम्राज्य को दिखा रहा है। तो इसके जो भूमध्य सागर के ऊपर बसे हुए जो महान शहर हैं उनमें से 3 का जो है हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पहला है कार्थेज जो यहाँ पर है और दूसरा जो है वो है अलेक्जेंड्रिया जिसे महान सिकंदर महान ने बसाया था और तीसरा जो है एंटियोच जो यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये 3 शहर हैं, कॉर्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोच। वर द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइंड द सोर्स ऑफ द मेडिटेरियन। तो इसका आंसर है द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइन द सोर्स ऑफ द मेडिटेरियन वर नंबर 1 कॉर्टेज, नंबर 2 अलेक्जेंड्रिया एंड नंबर 3 एंटियोच। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोमन साम्राज्य में इटली में न्यायाधिकार क्षेत्र कैसे संचरित था? तो इसका उत्तर है कि रोमन साम्राज्य में एक शहरी केंद्र में स्वयं के मजिस्ट्रेट होते थे। नगर परिषद और एक क्षेत्र विशेष में आने वाले गांव उसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें जो शहरी केंद्र थे या यानी कि अर्बन सेंटर थे उनमें जो है एक रोमन सम्राट के अंतर्गत या जो भी प्रशासन व्यवस्था थी, क्योंकि वो समय समय पर बदलती रही है, कभी गणराज्य कभी सम्राट आदि होते रहे हैं, तो उनके अंतर्गत जो शहरी केंद्र आते थे उनमें स्वयं के मजिस्ट्रेट होते थे, नगर परिषद होती थी और साथ ही साथ उस क्षेत्र विशेष में आने वाले गांव जो होते थे वो इन मजिस्ट्रेट के अंडर में आते थे यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में होते थे। हाउ वाज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इटली इन द रोमन एम्पायर स्ट्रक्चर्ड? Answer is an urban center in the Roman Empire had its own magistrate, city council and villages falling under the particular territory under the jurisdiction. क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य खिलाड़ी कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो इसका उत्तर है कि साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो यहाँ हम बता दें कि रोमन सम्राट तो शक्ति का केंद्र था ही साथ जो है वहाँ का अभिजात वर्ग जिसमें वहाँ के धनी लोग, विद्वान लोग और समाज में ऊंची प्रतिष्ठा पाने वाले लोग और सीनेटर आदि शामिल होते थे। तो ये जो है अभिजात वर्ग काफ़ी प्रभावशाली था और जो है वहाँ के शासन को काफ़ी प्रभावित करता था। और सेना, क्योंकि रोमन सेना जो थी काफ़ी शक्तिशाली थी, इसीलिए रोमन सेना भी जो है सत्ता का एक मुख्य केंद्र
थी। तो इस तरह से राजनीतिक इतिहास में रोमन के ये तीनों जो हैं सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये मुख्य खिलाड़ी होते थे। Who were the main players in the political history of Roman Empire? And answer is the Roman emperor, the aristocracy and the army were the three main players in the political history of the empire. क्वेश्चन नंबर 5 है टिबेरियस कौन था? तो इसका उत्तर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टिबेरियस का चित्र है जो कि रोम के दूसरे सम्राट हुए हैं। तो टिबेरियस जो है वो ऑगस्टस के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे। और रोमन सम्राटों की जो लंबी पंक्ति थी, जो लंबी लाइन श्रृंखला है, उसमें इनका स्थान दूसरा है। तो इसका जो शासनकाल है वो 14 ईस्वी से लेके 37 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 14th CE से 37th CE तक इन्होंने शासन किया। जैसे हु वाज टिबेरियस? टिबेरियस वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस, वाज द सेकंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्परर। हिज रेजिन लास्टेड फ्रॉम 14th CE टू 37 CE। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी शताब्दी में रोम में कितने सम्राटों ने शासन किया? यानी कि हाउ मेनी एम्परर रूल्ड इन द 3rd century ऑफ रोम? तो इसका आंसर है कि रोम की तीसरी शताब्दी में 25 सम्राटों ने शासन किया, यानी कि 25 शासक जो थे उन्होंने इसमें शासन किया है। तो तीसरी शताब्दी जो राजनीतिक उथल पुथल के लिए मानी जाती है, तीसरी शताब्दी का संकट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो तीसरी शताब्दी के दौरान जो है जल्दी जल्दी सत्ता में परिवर्तन हुआ और कोई भी शासक जो है ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। तो इस तरह से कुल 25 सम्राटों ने इन 100 वर्षों में शासन किया। इसका इंग्लिश में आंसर है 25 एम्परर रूल्ड इन द 3rd century ऑफ रोम। प्रश्न नंबर 7 है, रोमन समाज में किस प्रकार की परिवार व्यवस्था थी? तो इसका उत्तर है कि रोमन समाज में एकल परिवार व्यवस्था थी। तो रोम में जो परिवार होते थे वो एकल परिवार होते थे। एकल परिवार का मतलब है कि पति पत्नी और उनके बच्चे ही उसमें शामिल होते थे। तो एकल परिवार था। और इसमें ये भी आपको बता दें कि पति पत्नी और बच्चे साथ रहते थे, लेकिन बच्चे जब वयस्क हो जाते थे तो वो अपने पिता के साथ नहीं रहते थे और वो अपना अलग घर बना लेते थे। यहाँ तक कि भाई भी दूसरे भाई के साथ एक परिवार में रहना पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर जो परिवार व्यवस्था थी वो एकल परिवार व्यवस्था थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम इन देयर इन रोमन सोसाइटी? एंड द आंसर इज इन रोमन सोसाइटी देयर आर न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ फैमिली, यानी कि जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर होती थी। प्रश्न नंबर 8 है, तीसरी सदी में रोमन समाज में दासों की स्थिति क्या थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो इसका उत्तर है कि रोमन समाज में दासों को परिवार का एक भाग माना जाता था। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो परिवार होता थे वो एकल परिवार होते थे और भाई बहन भी साथ साथ नहीं रहना पसंद करते थे। वयस्क होने के बाद पिता के साथ पुत्र भी नहीं रहते थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि दासों को जो उनकी सेवा के लिए घर में या बाहर रखे जाते थे, खेतों में या कारखानों के अंदर, उनको अपने परिवार का ही एक भाग माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तीसरी सदी में रोमन समाज में शादी के बाद महिलाओं की संपत्ति का कानूनी अधिकार क्या था? तो इसका उत्तर है, पत्नी अपनी संपत्ति अपने पति को हस्तांतरित नहीं करती थी, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति में यानी कि पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार बरकरार रखती थी। तो यहाँ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये पिता और इसकी पुत्री और ये उनका पति है, तो पिता के जो संपत्ति होती थी उसमें पुत्री का अधिकार विवाह से पहले भी होता था और बाद में भी माना जाता था। और लेकिन वो जो अपनी निजी संपत्ति होती थी पत्नी, वो अपने पति को हस्तांतरित नहीं करती थी, यानी कि उसको ट्रांसफ़र नहीं होती थी। जो दहेज वगैरह की में जो मिलता था, दहेज मिलता था शादी में, उस पर तो पति का अधिकार होता था, वो भी विवाह बने रहने तक ही होता था। विवाह के बाद वो स्त्री धन जो है दोबारा से पत्नी को मिल जाता था। और अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारिणी उसकी पुत्री होती थी। तो इस तरह से पत्नियों को जो है संपत्ति के मामले में काफ़ी कानूनी अधिकार प्राप्त थे।
What was the legal rights of women's property after marriage in Roman society in the 3rd century? And the answer is the wife did not transfer her property to her husband but retained full authority over the parental property. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 3री सदी में रोमन समाज में विवाह को कैसे रद्द किया जाता था? तो इसका उत्तर है तलाक, यानी कि विवाह विच्छेद के लिए सूचना मात्र देना ही काफ़ी माना जाता था। यानी कि अगर पति पत्नी जो है आपस में साथ नहीं रहना चाहते हैं और विवाह को त्याग देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो सेपरेशन है, यानी कि जो अलग होने की प्रक्रिया है, वो एक दूसरे को या उनके परिवारों को सूचना मात्र देने से ही काम चल जाता था कि उनको कोई लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता था। तो इस तरह से तलाक जो है एक सामान्य से सूचना देने मात्र से ही हो जाता था। How were marriages in Roman society cancelled in the 3rd century? And the answer is merely given information for divorce was कंसिडर्ड सफिशिएंट। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने इसके लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है अगले वीडियो के लिए 10 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। आप उन सभी क्वेश्चंस को देखिए और एनसीईआरटी बुक में जो है इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। पार्ट 3 में अंदर मैं इनके आंसर दूंगा, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आपके अंदर खुद से आंसर ढूंढने की प्रवृत्ति रहे, और तो जो कि आपके आगे काम भी आएगी और पैराग्राफ में से भी आंसर ढूंढने में आपकी मदद करेगी। जो पैराग्राफ में से आंसर के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वो जो है अब उनकी भी तैयारी आपकी हो जाती है एक, तो साथ ही साथ स्वयं जानने की इच्छा भी होती है। तो ये जो है प्रक्रिया है, ये आप जब तक ईमानदारी से मेरे साथ नहीं करेंगे तो इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। धन्यवाद।